नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वही बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश भर में सभी संगठनों और संस्थाओं के साथ आम जनता द्वारा इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं इस दौरान प्रदेश में लोक सांस्कृतिक और लोक परंपरा के इस पर्व पर उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इगास के मौके पर सीएम आवास में भी लोकगीत, लोक नृत्य और लोक सांस्कृतिक के साथ लोक परंपराओं के जीवंतता की झलक भी देखने के लिए मिली। मुख्यमंत्री स्वयं भेलो पूजन कर भेलो खेलने के साथ लोक कलाओं के साथ लोक नृत्य में भी शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड स्थित होटल के प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। आपराधिक किस्म के लोग अपने बिलों में से निकलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक साधारण मुलाकात के लिए प्रदेश की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके घर में घुस करके हत्या हुई है। ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी। और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप यदि पुलिस का उपयोग करेंगे तो फिर पुलिस कानून व्यवस्था के पालन में हमेशा लचर साबित होगी। हरिद्वार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया है। तो पुलिस के राजनीतिकरण के कारण आज यहाँ के लोगों को अपनी जान दे करके उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और ये छोटा राज्य है। हमारे राज्य में पर्यटक आते हैं। हमारे राज्य के अंदर उद्योग हैं, जो व्यापार है। जिन क्षेत्रों में यदि कानून व्यवस्था लचर हो जाएगी, धीरे धीरे उद्योग जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी पर चल रहे जांच के मामले में गणेश गोदियाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि यह मामला बीजेपी के नेताओं का अहम मामला है। कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस मामले में जिस तरह से सामने आया है, उससे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि मौजूदा बीजेपी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के नेताओं ने टांग खिंचाई चरम पर है। देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये मामला विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतागणों के अहम का मामला ज़्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि जब ये मामला सुर्खियों में आया तो इस रूप में सुर्खी में आया कि त्रिवेंद्र रावत जी के ओएसडी का नाम से ये आया। तो त्रिवेंद्र रावत जी का नाम आने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुपिज्म चरम पर है, टांग खिंचाई चरम पर है। जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहे होंगे उस समय उनके बहुत से लोगों ने उनकी टांग खींचने का प्रयास किया, और अब जो है उनकी भी टांग खिंचाई चल रही होगी। तो ये इसी का परिणाम मुझे नज़र आता है कि इनकी आपस का, जहाँ तक पर्सनल उनकी बात है, मैं उन्हें करीब 25-30 साल से जानता हूँ। और उत्तराखंड से जाने के बाद बम्बई जैसे शहर में एक सफल व्यवसायी के रूप में अपने को स्थापित करना ये आसान बात नहीं थी। बाकी बहरहाल वहीं बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के निकट गंगा धाम
सबलपुर दियार क्षेत्र में होने वाले 11 दिवसीय गंगोत्सव 2023 की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है और इसी तैयारी के अंतर्गत ही गंगोत्सव 2023 की गंगा वाहिनी के सदस्यों द्वारा देश के उन राज्यों जहां से गंगा की धारा प्रवाहित होती है वहां के मुख्यमंत्रियों से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिनांक 3/11/2022 को गंगोत्सव वाहिनी के कैप्टन प्रवीण कुमार, आचार्य डॉक्टर बालाजी सतपति, डॉक्टर राम विनय सिंह एवं अन्य गणमान्य सदस्यों का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई, जिसमें उनसे गंगोत्सव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मेरे पास आज गंगोत्सव की टीम पटना से चल के मिलने आई है। बिहार में इतना बड़ा कंसेप्ट लेके पहली बार कोई इस तरह का योजना होने जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत इनके टीम के संयोजक श्री कैप्टन प्रवीण कुमार जी का, श्री डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी का एवं बालाजी सतपति महाराज जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन बिहार के धरती पे पटना पे करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे चारों जो प्रदेश है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड को जोड़ा है, बंगाल को जोड़ा है, जहां से गंगा जी का उद्गम होता है और जहां पे समापन होता है बंगाल तक का लेके चला है। इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को रखा है और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सारे लोगों को आमंत्रित करना, पूरे देश भर में निकलना, अपने समय को लगाना, अपने धन को लगाना, बिहार की उन्नति के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम को लेके चले हैं। इस कार्यक्रम में जो भी लोग बाहर रह रहे हैं बिहार से, वो अपना अंशदान और समय दान जो भी कर सकते हैं करें। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है धर्म को लेकर के, अपने बिहार को लेकर के। मैं बिहारी महासभा की तरफ से अपील करता हूं कि अपने जितने भी लोग बिहार से रह रहे हैं, यूपी के रह रहे हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ें, सफल बनाएं और इनको धन्यवाद करें। बहुत धन्यवाद कैप्टन प्रवीण जी के सारे टीम को बिहारी महासभा की तरफ से मैं देता हूँ। देखिए, किसी भी इवेंट को शुरुआत करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। इस इवेंट की भी शुरुआत, जो शुभारंभ जो बोलते हैं, अगर शुभारंभ अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि देवभूमि है और माँ गंगा का उद्गम स्थान गोमुख है, तो हमारे आचार्यों ने हमें जो बताया है उसके तहत ये निश्चित हुआ है कि एक हम उत्सव के तौर पर एक इवेंट कराए जिसका नाम गंगा जोत है। और गंगा जोत के तहत हम लोग गोमुख से मशाल को जलाकर जितने भी गंगा के किनारे स्थान हैं, वहाँ के लोकल जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, प्रबुद्ध जो भी लोग हैं, उनको भी मशाल दिया जाएगा कि वो मशाल को लेके थोड़ी दूर चलें। एक मैराथन के तौर पर होगा और वो मशाल वहाँ से चल के शाम में 4 बजे जो भी हमारे स्पॉट्स होगा मंदिर, वहाँ पर लग जाएगा, ताकि उस गंगा जोत को जो भी जन हैं, यहाँ के लोग हैं, वो दर्शन कर सके। क्योंकि साक्षात ये माँ की एक शक्ति होगी, माँ गंगा की, क्योंकि हम मंत्रों द्वारा उसको जागृत करके लाएंगे। और ये यहाँ से होते हुए गंगा सागर जाएगा, अभी तक का जो प्लान है, और गंगा सागर से फिर उस जगह पर जाएगा जहाँ पर गंगोत्सव होगा और जहाँ पर गंगा धाम बनाया जाएगा। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और ये हम कोशिश करेंगे कि हर साल हो और गंगोत्सव भी हर साल हो। सर, ये जो मैराथन हो रही है, देखिए, गंगोत्सव के माध्यम से हम टूरिज्म को ही बढ़ावा देने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टूरिज्म का हब रहा है बिहार, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। हम गंगोत्सव के माध्यम से उन चीज़ों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टूरिज्म बढ़े वहाँ का। और उसके तहत हम लोगों ने राजा महाराजा समागम समारोह भी उसमें जोड़ा गया है गंगोत्सव के अंदर। उसके बाद नदी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो एक उसमें समर्पण का कार्यक्रम भी है। उसके बाद अवेयरनेस के ऊपर में भी है, एक संकल्प दिवस भी उसमें जोड़ा गया है। संकल्प दिवस में ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 लाख स्टूडेंट से उस संकल्प दिवस को मनाया जाए ताकि अवेयर हो लोग गंगा के प्रति। और राजा महाराजा समागम और चैरियट रेस जो है, ये बहुत दशकों से नहीं हुआ है। और टूरिज्म की बात अगर आप करेंगे तो बिहार इतना टूरिस्ट प्लेस कहीं है नहीं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जहाँ का एक अलग ही इतिहास रहा है। वो नालंदा विश्वविद्यालय हो या फिर चाणक्य चंद्रगुप्त का काल रहा हो, या फिर अगर आप उससे भी पीछे जाएं तो जनक का काल रहा है, सीता जी का काल रहा है। तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से राजा बलि का अखाड़ा रहा है, कभी विद्यापति का अखाड़ा रहा है, राजा भोज का अखाड़ा रहा है। तो लेकिन
उसको कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई नहीं किया गया। उसके दृष्टिकोण से हम लोग ये दोबारा से एक IDPTS द्वारा एक प्रयास है कि बिहार का टूरिज्म जगे। उसी दृष्टिकोण से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, गंगा धाम बने, जो वर्ल्ड क्लास एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो। इसी संदर्भ में ये गंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गंगा नाम अपने आप में एक जिह्वा पर आते ही पवित्र के वातावरण बनाता है, ये सबसे बड़ी बात है। मन में पवित्र निर्मल निश्चल भाव को उत्पन्न करता है। गंगंबारी मनोहारी मुरारी चरणाच्युतम, तो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा हम लोगों के जीवन में पवित्र पावनी के रूप में उतरे। इस भाव को तो पहले जोड़ना है। सारे सनातन में प्रत्येक प्राणी में ये भावना को लेते हुए एक गंगा धाम की परिकल्पना हो रही है, वो भी पाटलिपुत्र पटना बिहार की राजधानी में। उसी परिकल्पना को जोड़ने की एक सबसे अहम कड़ी है गंगोत्सव। एक उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, शास्त्र कहता है ये जो मनुष्य हैं ये सब उत्सव के प्रिय हैं। जब तक हम लोग उत्सव से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लोग एक सामाजिक कार्य करने में दिक्कतें आती है कहीं ना कहीं। इसी भाव को लेके गंगोत्सव का परिकल्पना 3-4 सालों से चल रहा था, लेकिन एक उसको मूर्त रूप देने के लिए 2023 आगामी वर्ष 27 अप्रैल से एकादश दिवसात्मक 11 दिन वाला यह कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। IDDPS एक बढ़िया कंपनी है जो कि टूरिज्म को डेवलप करता है, उसी के माध्यम से ये संचालन हो रहा है और कई कार्यकर्ता इसको समर्पित रूप से आके कर रहे हैं। अकाल मृत्यु एक बहुत बड़ा कारण है, विगत कुछ दिनों में देखा जा रहा है। दिवंगत आत्माओं को तृप्त करने के लिए भगीरथ जी ने जो अपना 60,000 पुरखों को उन्होंने उद्धार करने के लिए, गंगा को अवतरित करने के लिए उन्होंने पूरा तप किया था। हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य रहता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। उस भाव से हम चाहते हैं कि राष्ट्र के सर्वोच्च राष्ट्रपति से लेकर के एक सामान्य जन तक इस गंगोत्सव में जुड़े और गंगा धाम की परिकल्पना के सपना को साकार करें। इन भावों से ही जुड़ा गया है। गंगा महायज्ञ जो है, यहाँ पे गंगा अवतरण यज्ञ के नाम दिया गया है। यह सैकड़ों साल से नहीं हुआ और जो प्रारूप दिया जा रहा है, चारों वेद, सारे शास्त्रों के जितने ज्ञाता हैं उन सब के समारोह वहाँ। वहीं कांग्रेस को उत्तराखंड में मजबूत करने के लिए अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के ब्लॉक और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यार और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी माड़ा से पदयात्रा निकालने की बात कही गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी यात्राओं को जोड़ेगी। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी को यात्रा का संदेश उत्तराखंड के न्याय पंचायत पर पहुंचाई जाएगी। इसके लिए अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कर राय शुमारी ली जा रही है। माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और जो तय हुआ था उसके अनुसार उनका रूट रहेगा, लेकिन हमारा और सबका फर्ज बनता है कि हम माननीय राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो संदेश इस यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं उस संदेश को लेकर अपने पूरे प्रदेश में यात्राओं का आयोजन करें। उसी संदर्भ में आज हमने अपने संगठन की कार्यकारिणी की, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। उसी संबंध में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किस तरीके से हम उसको सफल बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ हमें आयोजित करनी चाहिए और किस तरीके से क्या स्वरूप लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा के मैसेज को हम एक आम जनता तक किस तरीके से पहुँचाएं, उसी बारे में आज की ये मीटिंग। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव भी हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा है, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं,
भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पूरे देश भर में संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए, और धर्म और मजहब की जो राजनीति है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनुवांशिक संगठनों की बैठक का है, जिसमें पीसीसी मेंबर्स की हम एक बैठक देहरादून ले चुके थे, लेकिन कुछ ये मानना था कि कुमाऊं में भी ये बैठक होनी चाहिए। तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर्स की ये बैठक है, और मुख्य इसमें जो एजेंडा है वो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान उत्तराखंड में शुरू होना है, उसको लेकर विचार मंथन है, ताकि हम जो माणा से शुरू हो रहा है उसको कैसे करेंगे, ब्लॉक लेवल पर भी ये यात्रा हमारी होनी है जो हमारे न्याय पंचायत स्तर तक जाएगी। तो उसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम आए हैं, और आगे की रूपरेखा पार्टी की क्या रहेगी कि आने वाले सन्निकट अभी हमारे चुनाव भी हैं, पंचायत इसके नगर पालिकाओं के और उसके बाद एमपी के चुनाव भी हैं। तो उसके लिए भी हमने अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से, क्योंकि कुछ लोग इस समय पद छोड़ेंगे भी, जो 5 साल से ज़्यादा के उनको पद छोड़ना है, नए लोगों को उनकी जगह लेनी है, उसी तरीके से ब्लॉक में है। तो हम सबके विचार भी लेना चाह रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं, और जो राहुल गांधी की यात्रा में जिन लोगों ने 3 दिन के लिए सम्मिलित होना है वो नाम भी सुझाए जाने हैं। तो वो हम ब्लॉक अध्यक्षों से 2-2 नाम हमने मांगे हैं, ताकि हमारे प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व उसमें हो सके, ताकि और जो दूसरी यात्रा हमारी माणा से है, फिर दूसरी यात्रा हमारी श्रीदेव सुमन जी के यहाँ से है टिहरी से, तीसरी यात्रा नैनीताल जनपद में हम करेंगे, और कुमाऊं में एक और यात्रा होगी, और फिर हरिद्वार में हर की पौड़ी में इसका अंत हम करेंगे। तो बद्रीनाथ से शुरू करके हर की। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से इस मामले में माननीय न्यायालय की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग लगातार की, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, और इस घोटाले के मास्टरमाइंड बेल आउट हो चुके हैं। इस मामले में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लगातार बार कांग्रेस ने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गई विगत वर्षों में, हमने कहा कि इसमें भर्ती घोटाला जाहिर हो चुका है, और एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है। उसके नतीजे क्या हैं? आज सरकार के पास जवाब नहीं है। जितने भी अभियुक्त थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो बेल आउट हो चुके हैं, जमानत हो चुकी है, जेल की शिक्षों से बाहर हैं। हमारा कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच करने से सरकार कतरा रही है, और उन चेहरों को बेनकाब नहीं करना चाहती है जो वास्तव में आज भी पर्दे के पीछे हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, छल है और दिखा। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन में लंबा समय लग गया है, जिसे लेकर अब करण महरा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस की पुरानी परंपरा से हटकर कार्यकारिणी बनाने की बात कही है, जिसे लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से भेजी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की कार्यकारिणी पहले के मुकाबले छोटी होगी और काम करने वाले व्यक्ति को चुना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सबको प्रभारी भी बनाया जाएगा। खड़गे जी का चुनाव हुआ है, हमारी लिस्ट जा चुकी हैं। बहुत जल्दी आपको हमारी पहली लिस्ट जो है डिक्लेयर दिखेगी, जिसमें हमारे महामंत्री होंगे, सचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, और हमारे क्या कहते हैं वरिष्ठ जो सीनियर्स हैं जिनको विशेष आमंत्रित किया जाता है, उनकी एक सूची गई है। और इस बार आपको ये मैं कहूँगा कि जैसे पहले 400-500 लोगों की कमेटी होती थी, वो नहीं होगी। बहुत छोटी कमेटी हम लोग बना रहे हैं, और जितने लोग भी इस बार कमेटी में ले जाएंगे उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी। वहीं रुड़की कैंप कार्यालय पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई और ईडी की जांच करवाने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई है कि बीजेपी की सरकार में जांच प्रभावित हो सकती है और सबूतों से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जांच ईडी और सीबीआई को नहीं दी जाती तो वह उच्च न्यायालय जाएंगे।
देखिए 2017 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ लेने के बाद उन्होंने के.एस. पंवार को अपना औद्योगिक सलाहकार घोषित किया, नियुक्त किया। के.एस. पंवार जो है उनकी पत्नी के नाम पर एक कंपनी है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स। उस कंपनी के बैंक खातों में 3 सालों के अंदर 2020 तक लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स किए गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एक हाउसवाइफ हैं उनके पास ऐसी कौन सी हीरे की माइन है या ऐसा कौन सा गोल्ड माइन है कि जो उन्होंने 3 साल में 180 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स किए। हमने उन लोगों की सूची अरेंज की, लोगों के हमने लगभग रैंडमली 100 लोगों के घर हम गए। उन सब लोगों को यही नहीं मालूम था कि हमारे नाम पर कहीं पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स किए हुए हैं। कुछ लोग मृतक हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ विधवाएं हैं, कुछ छोटा मोटा काम करने वाले हैं, साइकिल रिपेयर करने वाले हैं, स्कूटर रिपेयर करने वाले हैं, चाय की दुकान वाले हैं। उन लोगों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स किए गए हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। लोगों के नाम पर फर्जी खाते खोलकर काले धन को सफ़ेद करने के लिए एफडीज की गई, उनको बैंक के खातों में जमा कराया गया और 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये बहुत बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी है सरकार ने, लेकिन मुझे ईओडब्ल्यू पर भरोसा नहीं है। मुझे सरकार की मंशा पर भी जो है भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सरकार बचाना चाहती है। इस मामले में तो ईडी दे देनी चाहिए थी। फिर भी देखते हैं, अगर ईओडब्ल्यू सही ट्रैक पर चलेगी, सही जांच करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी तो हम जांच में सहयोग करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। ईडी के लिए हम या सीबीआई जांच के लिए मांग करेंगे। वहीं उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले में एक तरफ जहां आरोपियों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद और विश्वविद्यालय की ओर से होने वाले भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून की मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुए बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने किसी एक आयोग बजाय प्रदेश सभी भर्ती कराने वाले संस्थाओं के लिए उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम 2022 तैयार कर लिया है। कानून में उम्मीदवारों, परीक्षार्थियों और परीक्षा कराने वाले संस्थाओं और नकल माफियाओं के लिए सजा के अलग अलग प्रावधान होंगे। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के साथ ही कई भर्ती में बड़े पैमाने पर नकल सामने आने के बाद प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून की जरूरत महसूस हो रही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में पहली बार नकल गिरोह पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि जो नकल गिरोह का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक गिरोह बन गया था, उस गिरोह को तोड़ने के लिए उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा गया। लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि निकट भविष्य में जो हमारे नौजवान युवा हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई लीक फॉल्स न रहे, लीक पॉइंट न रहे, जिसके कारण से नकल होने की गुंजाइश हो। इसलिए सरकार नकल निषेध अधिनियम लाने पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से इसका प्रारूप तैयार हो रहा है और सरकार इसके प्रति गंभीर है और इसमें अधिक से अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। इस पर सरकार काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी एक। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।